28 दिसंबर 2013 का वो दिन अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। जेपी आंदोलन के बाद ये पहला बड़ा मौका था जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी की जड़ जन आंदोलन से जुड़ी हुई हो। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 28 पर केजरीवाल और उनके सिपाहियों ने कब्जा जमाया था, जिससे केंद्र सरकार हिली हुई नजर आ रही थी। जिसे उन्होंने कोयला समझा था, वो जन आंदोलन की विषाद के तप कर सोना बन चुका था। जन लोकपाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ यह मूवमेंट राजनीति में अपनी टांगे ऐंठ चुका था। कहने को राजदारी अन्ना हजारे कह रहे थे, किंतु राजनीतिक पहरेदारी अरविंद केजरीवाल के कंधों पर थी। अरविंद वही जिन्हें आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया के नाम से जानते हैं। आज आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। दिल्ली समेत पंजाब में इसकी सरकार है, लेकिन सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी सच में जन आंदोलन से निकली एक पार्टी है या फिर जन आंदोलन की आड़ में देश के साथ धोखा हुआ है? क्या आम आदमी पार्टी भावनाओं को कुरेदने की एक सोची समझी साजिश की है या फिर सियासत के बागडोर संभालने के लिए एक पेशेवर रणनीति? सवाल ये भी कि अन्ना हजारे की भूमिका संदेह में क्यों है? क्या अन्ना सिनेमा के बापू के किरदार निभाने वाले बनर्जी और हिंगल की तरह एक राजनीति रील के एक्टर थे, या यह राजनीति या रणनीति का रियल केजरीवाल स्ट्रेंथ था? इसके अलावा आम आदमी पार्टी उनके नेताओं और घोटालों से संबंधित विषयों पर भी एक फैक्ट चेक करेंगे, ताकि आपको तहखाने के भीतर छुपी बातें बताई जा सके। नमस्कार, मेरा नाम आर्या झा है और आप रोज की तरह न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं। भूमिका से स्पष्ट हो गया है कि आज की खबर काफी बड़ी है, जिसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली में एक साथ कई बुद्धिमानों की टोली एक जगह इकट्ठी हुई थी। सबके प्रोफेशन भले ही अलग रहे हों, लेकिन इकट्ठा होने की वजह जन लोकपाल बिल था, जिसे तब की यूपीए कांग्रेस गठबंधन सरकार अनसुना कर रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता, कारवां बढ़ता गया। ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड के एक गाना है, यूं ही चलता चल लोग मिलते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। खैर, 5 अप्रैल 2011 की घटना से पूरे देश को हिला डाला था। कचोट इतना ही कि यूपीए सरकार चारों ओर से घिरती जा रही थी। लिहाजा सरकार ने अन्ना के प्रस्ताव को मानने की सहमति दे दी। कुछ वक्त बीता, फिर सरकारी तंत्र अपने हवा हवाई में बेसूध हो गए। आमरण अनशन के दौरान सरकार ने भरोसा दिया था कि सरकार साथ मिलकर नया मसौदा तैयार करेगी, लेकिन अन्ना टीम की कोई बात नहीं सुनी गई और इसके विपरीत सरकार लोकपाल संसद में रखा गया। देश के एक बड़े साहित्यकार लिखते हैं कि टीम अन्ना की बातें न मानने और वादा टूटने के बाद अन्ना को दोबारा 16 अगस्त 2011 को आमरण अनशन पर जाना पड़ा, जिसको इतना समर्थन मिला कि मैंने अपनी 50 साल की जिंदगी में नहीं देखा। 12 दिन तक रामलीला मैदान में वो 2 लाख लोग हर रोज आते रहे, जिसके कारण सरकार ने दोबारा नए सिरे से जन लोकपाल लाने का वादा किया। ये वायदा भी पूरा नहीं होने पर फिर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। वहां पर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो अन्ना साहब को पार्टी बनकर चुनाव लड़ने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन जब पार्टी बनने की बात आई तो अन्ना ने पार्टी में शामिल होने से यह कहकर इनकार कर दिया कि राजनीति तो कीचड़ है। फिर बाद में 26 नवंबर 2012 को यह तय हुआ कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनाई जाएगी, जिसका नाम आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। पार्टी बनकर तैयार हुई। पार्टी बनने पर मीडिया के साथ नहीं दिया। फिर पार्टी वर्कर्स के घर घर जाकर पार्टी का प्रचार किया, जिसका फायदा यह हुआ कि 4 सितंबर 2012 को चुनाव होने पर आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन करना पड़ा और अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये साहित्यकार के शब्द थे, जिन्होंने इस आंदोलन को करीब से देखा था। लेकिन इसके पीछे एक और पटकथा है, जिस पर राज खुलना अभी बाकी है, या फिर यूं कहे कि जो अर्ध सत्य की तहत डगमग डगमग डोल रहा है। लेकिन इन बातों पर जरा भी सच्चाई है तो फिर यह भारत के लोगों की भावनाओं के साथ एक जबरदस्त खिलवाड़ माना जा सकता है।
मशहूर पत्रकार और अन्ना हजारे के एक निजी सचिव रहे राजू पालेकर एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है कि अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सियासत का महज एक हिस्सा भर थे। राजू के बयान को उनकी भाषा में विस्तार से समझा जाए तो वो दिन 5 अप्रैल के आसपास का दिन था जब सियासत की प्लॉट तैयार की जा रही थी। अन्ना के सामने किरण बेदी, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल और राजू पालेकर मौजूद थे। जन लोकपाल से संबंधित विषयों पर बात की जा रही थी। केजरीवाल कह रहे थे कि उनके पास दिल्ली के तब की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के खिलाफ 700 से अधिक रिपोर्ट मौजूद है। जन लोकपाल से शुरू हुई बात राजनीति के प्लॉट पर आ गई। फिर बारी अनशन की आई, जगह जंतर मंतर को चुना गया। कांग्रेस सरकार को तहस-नहस करने की पूरी योजना बना ली गई थी। उसमें 2 प्रमुख कारण थे। पहला, केंद्र में थे यूपीए की सरकार थी और दूसरी, दिल्ली की गद्दी पर कांग्रेस के ही हाथ थी। लिहाजा यह तय हुआ कि जन लोकपाल की बातें करनी है। ये क्राउड गैदरिंग की बात कर रहे थे। ये अपने मूवमेंट को चेक करना चाहते थे कि इनके साथ देश की कितनी जनता जुड़ी हुई है या जुड़ने वाली है। राजू आगे बताते हैं कि अब थोड़ा समय बीता तो इन्हें यह एहसास हो गया था कि देश भर में उन्हें जन समर्थन मिलने लगा है। पूरे देश भर से वो अपने मौन मिशन में कामयाब हो रहे थे। हालांकि कोर टीम के अलावा सभी से मिशन की बातें छुपाई गई थी और साथ देने वाले लोग भी उतना ही जानते थे जिन्हें उन्हें उतना बताया जा रहा था या फिर देश की मीडिया बता रही थी। वो और कहते हैं कि मैंने उस समय 2 चीजें नोटिस की। पहला यह कि अन्ना हजारे के पीछे जो तस्वीर टंगी हुई थी, यानी जो पोस्टर था, उस पर लक्ष्मी माता की तस्वीर लगी हुई थी। दूसरा यह कि केजरीवाल अपने हर सीक्रेट मीटिंग बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली के घर पर कर रहे थे। ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। फिर जब पहला अनशन खत्म हुआ तो हम सब अन्ना के साथ एक जगह बैठे हुए थे। केजरीवाल को मैंने वहां राजनीति पिच तैयार करते सुना। उन्होंने शायद इस बात का एहसास हो गया कि या तो उनकी मांगे ज्यादा है या पूरी नहीं की जा सकता, या फिर कांग्रेस सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए अगले अनशन के लिए वो पहले से तैयार थे। बीजेपी से संबंधित सवाल पूछे जाने पर राजू कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे किस तरह बयां किया जाए। जो लक्ष्मी जी की तस्वीर पहले अनशन कार्यक्रम में पोस्टर पर लगाई गई थी, ठीक वैसे ही तस्वीर आरएसएस अपने मुख्यालय में रखता है। इसीलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रायोजित मिशन था। दूसरा यह कि अरुण जेटली के घर पर सीक्रेट मिशन रखा जाना भी उन्हें खल रहा था। आगे वह बताते हैं कि अन्ना दूसरी बार अनशन कर रहे थे। इस बार अन्ना को गांधीवादी सामाजिक नेता के तौर पर प्रेजेंट करने के विचार था। शायद यही कारण रहा हो कि अन्ना के पीछे इस बार तस्वीर महात्मा गांधी और अंबेडकर की लगाई गई थी। वो और बताते हैं कि जब कुछ वक्त बाद वो घर लौट रहे थे, उनकी बेटी उन्हें बताया कि पापा आपके मोबाइल पर फोन आ रहा है। मैंने नाम देखा और कॉल उठाया तो आगे कुछ बोलने से पहले सन्न रह गया। दूसरी तरफ से अन्ना बोल रहे थे। अन्ना वही जो अभी अनशन पर मौजूद थे, अन्ना वही जो उपवास और मौन व्रत रखने की बातें मीडिया से रख चुके थे। मेरी स्थिति और विचारणीय हो गई जब मैंने उपवास में बैठे लोगों को बारी बारी से खाते देखा। हाँ, आपने सही सुना। अचरज में था कि इस आंदोलन से मेरी भूमिका क्या है। क्या मैं सच में सच्चाई के साथ खड़ा हूं या जाने अनजाने से मुझसे एक पाप हो चुका है। वो आगे कहते हैं कि मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था ताकि लोग तक बातें समझ में आ सके, लोगों की बातें समझ सकूं। लेकिन अन्ना और उनकी टीम का कद इतना बड़ा हो गया था कि मीडिया रहते हुए भी देश के मीडिया और देश के लोगों ने मेरी बातों को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैं आश्चर्य में था और आश्चर्य से और आगे चीजें समझने की कोशिश करने लगा। मैंने देखा कि देश की जनता को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे उनकी भावनाओं को कुंठित किया जा रहा है। राजू के मुताबिक अरविंद केजरीवाल राजनीति के इस नए मंच पर हीरो की भूमिका में, बाकी साथियों का कैरेक्टर भी अच्छा था जो उनकी बातों से सहमत थे। लेकिन यह वह परिस्थिति थी जब अन्ना को आगे करके उनके पीछे से गोली चलाई जा रही थी। उन्होंने तय किया कि वो अन्ना के गांव से वास्तविकता ढूंढ लाएंगे और अन्ना के गांव भी गए। उनके घर से थोड़ी दूर पर मंदिर था
लिहाजा मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने हैरानी हुई उन्हें यह देखकर कि आधे से अधिक ग्रामीण अन्ना के विरोध में थे। वो कह रहे थे कि अन्ना झूठी प्लॉट तैयार कर रहे हैं, उन्हें जन लोकपाल और बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। राजू आगे कहते हैं वो वापस आ गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने इस विषय के बारे में सोचा, फिर हमेशा के लिए ऐसे आंदोलन से अपने हाथ पीछे कर लिए। केजरीवाल जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ 700 रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, वो उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रहे थे। सरकार बनने और चंद दिनों बाद गिरने की साजिश के विषय में वो कहते हैं कि सब सोची समझी सुनियोजित प्रक्रिया थी, जिसे देश की जनता को समझने में अभी वक्त लगेगा। बीजेपी के शासन में आने के बाद केजरीवाल लोकपाल की बात क्यों नहीं करते? उनके उन वादों का क्या हुआ जिसे वो यह बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कोई रसूख नहीं चाहिए, घर बंगला गाड़ी समेत अन्य सुरक्षा नहीं लेंगे। वो नहीं लेने की बात करने वाले केजरीवाल क्या अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हैं? वो और कहते हैं कि मिशन राजनीति को समझने वाले और सच्चे लोग पार्टी से या तो बेदखल कर दिए गए या फिर खुद निकल गए। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत कई नेता अलग थलग हो गए। सब अपने अपने पुराने दर्रे पर लौटने की कोशिश कर रहे थे। योगेंद्र यादव ने बाद में स्वराज इंडिया नाम की एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि स्वराज नाम आम आदमी पार्टी के गठन से पहले सामूहिक रूप से तय हो गया था, लेकिन परिस्थिति का फायदा उठाते रहते ही इसे आम आदमी पार्टी ने नाम अलग तब्दील कर दिया, आम आदमी पार्टी में तब्दील कर दिया। सीधे सीधे बीजेपी से संबंध होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता जेल क्यों जा रहे हैं? इस पर राजू बताते हैं कि जिन्होंने प्लॉट तैयार किया वो केजरीवाल थे, जो सच्चे साथी थे उन्हें अलग थलग कर दिया गया। लिहाजा नए लोगों के संपर्क में अरविंद की राजनीति वैसे नहीं चल पाई जैसे आरएसएस ने प्लान किया था। अब जब बीजेपी की सरकार है तो वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी संबंध पर केजरीवाल और उनकी टीम के साथ बर्ताव कर रही है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे राज खोले हैं जिन्हें सबूत के साथ बेपर्दा होने में वक्त लग सकता है, इसीलिए इनकी बात फिर से कभी और करेंगे। हालांकि कुछ और राजनीति विशेषज्ञ यह मानते हैं कि कई उद्योगपतियों द्वारा इस आंदोलन को फंडिंग की गई, खास तौर पर 2 पूंजीपतियों द्वारा सरकार को नाकाम करने के लिए, और उस एक राजनीति पार्टी का समर्थन हासिल मिल गया। यह सब एक ही चौरस के मोहरे थे जिन्होंने अपना फायदा उठाया और आज भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंच गया उस पर यह खामोश हैं। जिस भ्रष्टाचार पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था उसे कुछ था भी या नहीं। अदालत से साबित हुआ लोकपाल आंदोलन आज कहां है और उसकी मांगे करने वाले अब यह मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम से तथाकथित दूसरे मुखिया केजरीवाल की पार्टी ही भ्रष्टाचार विरोध में क्यों घिसती पिसती जा रही है? बहरहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसमें तनिक भी सच्चाई है तो यह सोचने का विषय है। 2 पत्रकार के बीच हुए इस कन्वर्सेशन का वीडियोस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म HW इंग्लिश के YouTube चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।